नमस्कार। आ गया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा लेक्चर लेके। हमने प्रियम्बल डिस्कस किया था। प्रियम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके यूपीएससी, इवन पीसीएस और आपका आरओ का एग्जाम फेब में यानी फरवरी में लगा हुआ है। तो हम लोग लाइन बाय सीक्वेंस से पढ़ेंगे और पॉलिटी हम 15 से 20 दिन में खत्म कर देंगे। इसके बाद में जो हमारा सेगमेंट स्टार्ट होगा वो होगा हिस्ट्री का। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपका ज्योग्राफी एंड ईवीएस और करंट अफेयर्स, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। साथ साथ में हम लोग हिंदी की क्लासेस जो है 10-15 दिन देखेंगे और हिंदी हम लोग 8 से 10 दिन में फिनिश कर लेंगे। और आप देखेंगे किस तरह से, कितनी आसानी से आपको समीक्षा अधिकारी यानी आरओ एआरओ बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है, प्रियम्बल क्यों जरूरी है और प्रियम्बल लाने का भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब क्यों पड़ा, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग देख चुके थे कि प्रियम्बल का मतलब होता है, प्रियम्बल का अर्थ होता है टू वॉक बिफोर, यानी पहले चलना। यानी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे थे कि जैसे आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बैठ के इकट्ठा नहीं पढ़ सकते क्योंकि 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 पार्ट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत देश का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और उसकी वजह क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, तो आप सिंपल सा वन लाइन में आंसर देखेंगे कि डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत देश में विभिन्नता इतनी ज्यादा है। आपके भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और फिर उसके बाद में वर्ण व्यवस्था भी काम करती है। वर्ण व्यवस्था में भी बहुत सारी जातियां हैं, जातियों में सब जातियां हैं और इवन हम लोग देखेंगे ट्राइब्स भी हैं, यानी आप अपने देश में ट्राइब्स भी देखते हैं, जो जनजातियां हैं वो भी हम लोग देखते हैं। तो यानी हमें सभी को एक साथ लेके चलना है। हम अपने देश को किस तरह से यूनाइट करेंगे, किस तरह से एकीकृत करेंगे, हम उन सभी चीजों को देखेंगे जिसकी वजह से हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा बना, इतना वास्ट बना और बहुत ही प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है। विश्व में इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सबको राइट्स मिला है ना, किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिला है। पहले प्रिवी पर्स भी काम करता था जिसमें जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे उनको कुछ पर्क्स दिए जाते थे, उनको कुछ वेतन भत्ते के रूप में, कुछ सैलरी के रूप में उनको प्रोवाइड कराया जाता था कि ताकि, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रियासतें थी वो भारत में उन्होंने मर्ज कर दी थी, विलय कर दी थी, यानी 565 की अप्रॉक्स रियासतें थी। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा रोल था, है ना। लेकिन प्रिवी पर्स 1971 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में उसको खत्म कर दिया गया था। इसका रीजन एक था कि भारत में इक्वलिटी स्टैब्लिश करना, यानी भारत में जो समता है उसको एस्टैब्लिश करना। और ये समता आपको देखने को कहां मिलेगी, आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगी, प्रियम्बल में आपको देखने को मिलेगी। यानी अगर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो आप प्रियम्बल, हमारा छोटा सा प्यारा सा प्रियम्बल आप पढ़ के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सार है, उसके आदर्श हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सभी चीजों को आप बखूबी समझ सकते हैं। तो कुल मिला के हम एक बार प्रियम्बल पढ़ते हैं क्योंकि प्रियम्बल पढ़ना जरूरी। और यहां से मैं आपको बता रहा हूं, लिटरली मैं बता रहा हूं, यहां से 1-2 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिल जाता है और इसलिए आपको प्रियम्बल लर्न भी कर लेना है। अगर आप लर्न कर पाए तो दैट्स इजी, है ना। आपके लिए क्वेश्चन को टैकल करना विदाउट एनी डिले, यानी आप टाइम टेकन आपका नहीं रहेगा और आप बहुत ही अच्छे से आंसर आप दे पाएंगे। तो हम एक बार जो है इसको पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और इसके बाद में आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मित मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
कितना प्यारा हमारा प्रियम्बल है। और हाँ, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जो फ्रेम हुआ था, वो इंग्लिश में ही हुआ था। क्योंकि अब इंग्लिश में क्यों हुआ था, बहुत लोग पूछते हैं इंग्लिश में क्यों हुआ था। क्योंकि बेटा इंग्लिश में इसलिए हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो आपके साउथ के भी थे, है ना। टी कृष्णामाचारी आप देखते हैं, बहुत प्यारा नाम है, आप सुनते हैं, है ना। हर जगह के लोग थे जो प्योर पूरी तरह से हिंदी नहीं जानते थे। तो इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, इसीलिए जरूरत पड़ी कि हम उसको इंग्लिश में लिखें। बाद में इसका ट्रांसलेशन हुआ, बाद में इसका अनुवाद हुआ, और इस तरह से इसको फ्रेम किया गया। यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक, ये आपको पूरी तरह से आपको याद कर लेना है। आप कहीं पर भी इसको चिपका दें और आप सुबह शाम उठते जो है इसको लर्न करें, है ना। और बड़ी चीज ये है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा ना, तो मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। आप खुद में मोटिवेट है, अगर आप हमारी क्लास में बैठ रहे हैं, इट मींस कि आपके अंदर मोटिवेशन भरा पड़ा है। आपको लाइफ में कुछ करना है, तो इसके लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन होना जरूरी है। हम अपना टाइम वेस्ट इस बात पे नहीं करेंगे कि हम आपको दिन भर केवल मोटिवेशन लेक्चर्स जो और सारे टीचर्स करते हैं, मैं वह नहीं देना चाहता हूं। तो विदाउट एनी डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि हम भारत के लोग, यानी आप देखेंगे सुप्रीमेसी किसकी है, भारत के लोगों की है। यानी यहां पर लोक प्रभुता, एक एक लाइन हम समझते चलेंगे। हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग का मतलब हो गया कि जो लोक प्रभुता है ना, लोक प्रभुता है, ये है, यानी वी द पीपुल। यानी आप देखेंगे पावर किसके हाथ में दी गई है, लोगों के हाथ में दी गई है। यानी आप कैसे देख सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो शासन सत्ता होती है, उसमें जो संपूर्ण जो शक्ति निहित होती है वो लोगों में, है ना। लोग चाहेंगे तो जिसको चाहेंगे गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है ना। अब सभी लोग डरे हुए हैं, है ना। जो पॉलिटिशियंस कभी अपने बंगले से निकलते नहीं थे, वो मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह निकलेंगे बाहर और फिर जाके हाथ पैर जोड़कर वोट मांगेंगे, है ना। तो क्या है, लोगों में शक्तियां दी गई हैं। यानी भारत के संविधान को डेमोक्रेटिक बनाया गया है। और डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स भी होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं थोड़ा हम समझ लेते हैं। हालांकि मैं बताऊंगा आगे डेमोक्रेसी की पूरा मैं लेक्चर्स दूंगा, लेकिन वो आपके यूपीएससी में काम आएगा जब आप मेंस लिखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के द्वारा चुनी जाए। अब्राहम लिंकन का एक जो है स्टेटमेंट आता है कि बाय द पीपुल, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, यानी लोगों का लोगों के लिए और लोगों जो है के द्वारा ये जो बनाया जाता है, ये शासन होता है गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेटिक। कुल मिला के यानी हम सिर्फ एक लाइन में डेमोक्रेसी को जो है वो नहीं कर सकते। यानी हमारे पास में डेमोक्रेसी के लिए हमारे पास में सबको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, है ना। और इसके बाद में आपके पास में जो रूलर्स हैं इलेक्टेड बाय द पीपल होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, और इसके बाद में बहुत सारे और भी फीचर्स, यानी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना जरूरी है अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन एक टाइम पीरियड में बन के तैयार हुआ हो और किसी बॉडी के द्वारा, यानी किसी निकाय के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जैसे भारत में भी बन के तैयार हुआ। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो भारत देश को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। यानी अगर विश्व में प्योर कहीं पर डेमोक्रेसी है तो आपके भारत में है। और एक फीचर्स और बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी पार्टी सिस्टम। आप बहुत सारे देशों में देखेंगे केवल 2 पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ रही, लेकिन भारत देश में भाई साहब एक एक राज्य में आप 10-10, 20-20 पार्टियां आप निकाल के देख लेंगे। छोटी छोटी रीजनल पार्टियां भी हैं। तो कुल मिला के, और यहां पर आप देखेंगे तो ग्राउंड विलेज लेवल पर भी, विलेज पंचायत जिसको पंचायती राज सिस्टम, यानी बहुत ही ग्राउंड जो है ग्रास रूट लेवल पर भी आपके यहाँ डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, जिसमें प्रधान वगैरह का चुनाव, यानी गांवों में भी जो है जो प्रधानी का चुनाव होता है, छोटे छोटे लोग जो है, ग्रामीण लोग जो है, वो जो है अपने प्रधान को चुनते हैं। यानी भारत देश में एक गांव को भी चलाने के लिए आपको जो है लोगों जो है वोटिंग कराना पड़ेगा और वहां पर लोगों की बात माननी पड़ेगी। यानी यहां पर भी सुप्रीमेसी किसकी है, लोगों की। यानी एक लोक प्रभुता, लोक प्रभुता शब्द निकल के आया। लोक प्रभुता का मतलब होता है सुप्रीमेसी ऑफ द पीपल,
यानी किसकी सुप्रीमेसी है? पीपुल की। और ये जो शब्द आया था, ये जो शब्द लिया गया था, ये जो इंस्पायर है ये शब्द, ये आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस की महान क्रांति से है, फ्रांस की क्रांति से है ना। आप देखेंगे फ्रांस की क्रांति से फ्रैटर्निटी, बंधुता भी ली गई है। बंधुता शब्द जो है ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। यहां पर आप देखेंगे उपासना, इधर देखेंगे एकता और अखंडता, ये देखिए है ना। यानी जो ये बंधुता शब्द है ये भी फ्रांस की क्रांति से इंस्पायर है कुल मिला के। तो कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए जो बंधुता शब्द है या फिर जो ये हम भारत के लोग हैं यानी लोक प्रभुता जो है वो कहां से इंस्पायर है? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इसके बाद में आप ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे एक चीज हमारे दिमाग में ये आती है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि ये एक क्या है? एक भूमिका है, ये एक भूमिका है। यानी मैंने बताया था ये एक ट्रेलर है। आप जैसे पूरी मूवी जो है, मूवी के पहले एक ट्रेलर रिलीज होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले एक ट्रेलर दिया गया हम लोगों को, ये प्रियम्बल। और प्रियम्बल को जो है पढ़ के हम समझ सकते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। अब यहीं पर केसी वियर एक बहुत ही बड़े जो है पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही जानकार हैं, है ना। पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़े जानकार हैं, है ना। ये बहुत बड़े जो है कुल मिला के राजनेता नहीं है, ये राजनेता नहीं है, लेकिन इनको कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी समझ थी, है ना। केसी वियर ने कहा है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, लोक प्रभुता एक भ्रम है। क्या बोला है उन्होंने? केसी वियर साहब ने कहा है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। उन्होंने एक हवाला दिया था कि क्यों है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो शिक्षित वर्ग थे, जो धनी लोग थे, ऐसे यानी बहुत गिने चुने लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, है ना। और फिर उसके बाद में वहां पर पार्टिकुलर एक तरफ झुका था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये कुल मिला के भारत के संदर्भ में तो गलत बोलेंगे ही, है ना। आप ब्रिटिश के हैं तो भारत के संदर्भ में गलत तो बोलेंगे ही, लेकिन खैर हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब इससे है कि केसी वियर ने क्या कहा था, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। तो ये जो स्टेटमेंट है किसने बोला? केसी वियर ने बोला है। इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। क्लियर? चलो तो हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। ओके, है ना। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर जो है ये बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर ये बता दीजिएगा कि लेक्चर कैसा है। तभी थोड़ा सा पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में मजा आता है ना। तभी पढ़ाने में मजा आता है। ठीक है, चलो ये हम लिखा रहने देते हैं, ये हम लिखा रहने देते हैं, है ना, क्योंकि यहीं से हम साइड में हम कॉर्नर में बहुत जल्दी हम जो है ना, तुम लोग इसको ज्यादा शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंच पाए, और फिर हम जल्दी से एक डिजिटल बोर्ड जो है परचेज कर लें, बाई कर लें, जिससे हम तुम लोगों को उस पर पढ़ा सके, है ना। हमारे पास में भी वैसे अगर आपको पढ़ना है तो मेरी आवाज आप सुनिए, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। आपको बहुत ही जो क्रीम चीज है ना, मैं फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, जो क्रीम चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक बात ये आती है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो लोक प्रभुता है ये किस बड़े फिलोसफर ने दी थी? तो रूसो ने, है ना। रूसो ने इसको कहा था। रूसो फ्रांस के थे, है ना, फ्रांस के थे रूसो, और रूसो ने ही कहा था लोक प्रभुता यानी लोगों का वो होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि लोगों की आवाज ही ईश्वर की आवाज है,
यानी सोचो उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि लोगों की आवाज ही ईश्वर की आवाज है, यानी लोक प्रभुता रूसों ने दिया, फ्रांस के थे, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि द वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो लोगों की आवाज है वही ईश्वर की आवाज है। यानी जो ईश्वर है, लोग जो है क्या, जो भारत के लोग हैं, रामायण में भी, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, यानी हर एक कण कण में जो है ईश्वर निवास करता है। और उसने कहा है कि लोगों को एक मीडियम बनाया गया है, लोग एक माध्यम है। ईश्वर 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 तो सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है ना, और लोग उसके क्या हैं, हम सभी एक निमित्त मात्र हैं। ये थोड़ा फिलॉसफी है, जब आप फिलॉसफी थोड़ा पढ़ेंगे, यानी क्या है कि लोगों की जो आवाज है वो उनकी खुद की नहीं है, यानी वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई। हम सभी, आप सभी जो हैं ईश्वर अल्लाह है ना के जो है बंदे हैं, ईश्वर अल्लाह के जो है हम लोग जो है मतलब हम सभी लोग जो है उन्हीं के एक अंश हैं, ठीक है। तो रूसो ने यही चीज कही, एक फिलोसफिकल बात कही है कि लोगों की आवाज ही जो है ईश्वर की आवाज है। तो हमें लोगों को ही जो है फ्री रखना चाहिए, लोगों को ही शासन सत्ता की वो संभालनी चाहिए, है ना। कुल मिला के उन्होंने लोगों की सुप्रीमेसी जो है बताई है, इसी में सबका स्वार्थ जो है निहित है। क्लियर? तो हम लोग फैक्ट भी देखते चलेंगे, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्ट भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अब आगे हम आते हैं, अब आगे हमने क्या बताया था, एक चीज और है कि भारत के संविधान में जो ये प्रस्तावना है, ये एक्चुअल प्रस्तावना नहीं, इसको उद्देशिका कहा जाता है। क्या बोलाता है? उद्देशिका कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। भारत में जो प्रस्तावना है, खासतौर से इसको उद्देशिका कहा जाता था। और इसका जो मतलब ये प्रदान किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको दिया है ना। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब तीसरी बैठक शुरू हुई, वहीं पर जो है ये पेश किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एक उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट था, एक खाका था, यानी यहीं से सारी चीजें बननी शुरू हुई। और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया था। तो जब 13 दिसंबर 1946 को हमारे पास में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, उद्देश्य प्रस्ताव आया, और 22 जनवरी 1947 को ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पूरी तरह से मान्यता मिल गई। और इसके बाद में यही से जब प्रस्तावना की जगह पर, इसीलिए जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था, यही उद्देशिका के रूप में जो है संविधान के पहले प्रीफेस में आया। तो बिल्कुल वो पजल्ड होने की जरूरत नहीं, सिंपल सी चीज है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव था, यानी जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो पेश किया गया था, वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में चलकर उद्देशिका बन गया, और इसको मान्यता 22 जनवरी 1947 को मिली। इज इट क्लियर? ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक शब्द को हम लोग देखेंगे। हालांकि प्रियम्बल छोटी चीज नहीं है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हम सिर्फ प्रियम्बल से समझ सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके जाएंगे आपको। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट तो मिल ही रहा है, उसके साथ में फैक्ट भी जानना आपको जरूरी है ना। तो सबसे बड़ी चीज है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, यानी अगर पूछता है कोई कि जो हमारी प्रस्तावना है, जो हमारी उद्देशिका है, वो हमको संविधान के किन किन बारों के संविधान की किस चीज के बारे में बताती है, तो संविधान के उद्देश्य, यानी पहला तो उद्देश्य के बारे में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना,
इसके आदर्श क्या हैं, आइडल्स क्या हैं, ठीक, इनके बारे में। तीसरी चीज कि संविधान कब लागू हुआ, कब हमारा लागू हुआ, इसके बारे में। इन सभी चीजों के बारे में हमारी जो प्रस्तावना, जो उद्देशिका, जो प्रियम्बल है, जो प्रियम्बल है, इसको हम इंग्लिश में प्रियम्बल कहते हैं, जो प्रियम्बल है इसके बारे में बताती है। क्लियर, पहली चीज। दूसरी चीज अगर हम देखें, दूसरी चीज देखें तो इसमें एक शब्द आता है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सोवरेन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवरेन। क्लियर, कि क्या मतलब होता है, सोवरेन मतलब होता है। सोवरेन का मतलब क्या होता है समझ लो, यानी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा राज्य, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सभी डिसीजंस, जो अपने सभी निर्णय, वो चाहे एक्सटर्नल हो यानी बाह्य निर्णय हो या फिर इंटरनल हो, यानी इंटरनल मतलब आंतरिक, आंतरिक मसले हम लोग देखते हैं, यानी बाह्य एवं आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन वो खुद ले सके, यानी कोई स्टेट या कोई व्यक्ति अपने एक्सटर्नल और इंटरनल डिसीजन खुद ले सके, वो व्यक्ति और वो राज्य सोवरेन कहलाएगा, यानी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाएगा। क्लियर, ये इसका मीनिंग हुआ। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं कि इसमें कितने प्रकार की जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने प्रकार की जो है इसमें स्वतंत्रता दी गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसमें बेटा 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है, 5 तरह की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 तरह की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रताएं इसमें जो है प्रदान की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी हमारे प्रियम्बल में। ठीक है, ये आप देख लीजिए, है ना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये क्वेश्चन आ जाता है। और इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करने के लिए भी आ जाता है, यानी आपका आपके जो विचार, थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता हमारे प्रियम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। क्लियर, अब देखें न्याय कितने तरीके का है, यानी जस्टिस कितने तरीके का है। तो जस्टिस हमारे यहां पर 3 तरीके से है। पहला सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, दूसरा पॉलिटिकल जस्टिस और तीसरा आपका दिया है इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, यानी आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय आपके इस प्रियम्बल में मेंशन है। आप देख सकते हैं, है ना, आपका आर्थिक, पहला सामाजिक है, दूसरा आर्थिक है, तीसरा आपका राजनीतिक है। ये 3 तरह के न्याय हैं, 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और इक्वलिटी कैसी होनी चाहिए, इक्वलिटी यानी समता, समता से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समता का मतलब समानता यानी इक्वलिटी। ठीक है, यानी आपकी जो है काहे काहे की स्वतंत्रता है भाई साहब, ये है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी प्रियम्बल में प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई है। ठीक है, यानी किसी भी तरह का जो है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी तरह का मेल फीमेल वाला डिस्क्रिमिनेशन ना हो, यानी सबको इक्वली, जातिगत किसी भी तरह से, धार्मिक तरीके से किसी भी तरह का भेदभाव भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। और ये सब चीजें पहले से मेंशन कर दी गई है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो ये चीज समझ चुके थे कि भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसलिए उन्होंने सबसे पहला ही प्रावधान, सबसे पहले ही प्रोविजंस जो हैं अपने प्रॉपर सेट करके रखे थे। क्लियर, चलो तो हम लोग आज इतना देख चुके हैं, आगे हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे जो आप लोग देखने में बोर ना हो और आराम से देख लें, छोटा सा नोट्स बना लें। ठीक है, कहीं पर भी आप इसको देख सकते हैं, आप जॉब कर रहे हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं, आप रास्ते में बैठ के देख सकते हैं, कहीं भी आप देख लेंगे और आप एक पेज पे या छोटी सी डायरी पे आप नोट्स बना लेंगे, वो आपके दिमाग में प्रॉपर सेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप आपको जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप लोग इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, जय हिंद।